नमस्कार प्यारे बच्चों आज आपको भाषा के बारे में बताएंगे। भाषा क्या है, उपभाषा क्या है, राष्ट्रभाषा क्या है, राजभाषा क्या है, इसके बारे में आज आपको बताया जाएगा। देखिए, भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों भावों का आदान प्रदान करता है। अर्थात एक मनुष्य अपने विचारों को दूसरों के पास तक जिस माध्यम से पहुंचाता है वह भाषा कहलाता है। भाषा का दो रूप होता है, एक होता है मौखिक रूप और दूसरा होता है लिखित। मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा क्या है? जब एक मनुष्य मुंह से बोलता है और दूसरा मनुष्य उसको समझ जाता है तब उसको कहते हैं मौखिक भाषा। अर्थात एक मनुष्य कहता है, इसको कथित भाषा भी कहते हैं। एक मनुष्य कहता है, दूसरा सुन लेता है, फिर दूसरा तीसरे से कहता है, तीसरा चौथे से कहता है, ये कथा के रूप में चलता रहता है। इसका कोई लिखित रूप नहीं होता, उसको कहते हैं मौखिक भाषा। पहले यही चलता था, बहुत समय पहले एक गुरु होते थे, अपने शिष्य को याद करवा देते थे कोई चीज, फिर उनका शिष्य जो दूसरे को इसी प्रकार से वो ज्ञान का जो आदान प्रदान था वो आगे चलता रहता था। दूसरा है लिखित रूप। जब कोई आदमी अपने विचारों को लिख लेता है, लिपिबद्ध कर देता है और वो सुरक्षित हो जाता है तो उसको भाषा का लिखित रूप कहते हैं। अगला है मातृभाषा। एक छोटा बच्चा अपने माँ के द्वारा, अपने पिता के द्वारा, अपने परिवार से जिस भाषा को सीखता है उसको मातृभाषा कहते हैं। मातृभाषा का किसी के जीवन में बहुत महत्व है, क्योंकि कोई भी बालक मातृभाषा में किसी भी बात को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकता है और उस भाषा में अपने विचारों को बहुत अच्छे तरीके से व्यक्त भी कर सकता है। अगला है राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा वो होती है जिसको राष्ट्र के अधिकांश लोग बोलते हैं। जैसे कोई भाषा है, जैसे अपने यहाँ अपने देश में लगभग संविधान से स्वीकृत 22 भाषाएं हैं। बहुत सारी भाषाएं हैं, लेकिन जैसे तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, उसके बाद लेकिन हिंदी अपने यहाँ की राष्ट्रभाषा है। क्यों? क्योंकि हिंदी भाषा को बोलने वाले बहुत ज़्यादा लोग हैं, हिंदी भाषा का प्रयोग बहुत ज़्यादा लोग करते हैं, इसलिए हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है। लेकिन राष्ट्रभाषा, उसके बाद है राजभाषा। राजभाषा वह होती है जिसका प्रयोग प्रशासनिक कार्यों को संपन्न करने के लिए किया जाता है। जैसे केंद्र सरकार है, उच्च न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय है, इनके आदेश ये जिस भाषा में अपने काम को करते हैं उस भाषा को राजभाषा कहा जाता है। जैसे केंद्र सरकार है, मान लो उसको कोई बात कहनी है तो जिस भाषा में अपनी बात को कहेगा उस भाषा को कहेंगे राज की भाषा, राजभाषा। हिंदी को अपने देश में राजकीय भाषा घोषित किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा घोषित कर दिया गया है। लेकिन वास्तव में हिंदी पूरी तरह से अभी राजभाषा नहीं बन पाई है, क्योंकि बहुत सारे प्रदेश अपने यहाँ हैं जो हिंदी को स्वीकार नहीं किए हैं। इसलिए राज्य के कामों में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता है, लेकिन राज्य के कामों में अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। इस आधार पर अपने देश के जो प्रांत हैं, जो क्षेत्र हैं, उनको 3 भागों में बांट दिया गया है। उसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। उसमें 3 में क्या होता है, एक होता है जहां पर सिर्फ अंग्रेजी, एक होता है जहां पर अंग्रेजी और हिंदी, और एक होता है सिर्फ हिंदी। इस प्रकार से 3 क्षेत्रों में राज्यों को बांट दिया गया है। इसी आधार पे केंद्र सरकार के सर्कुलर या जो भी निर्देश होते हैं, जो नियम होते हैं, वो जारी किए जाते हैं। जो शुद्ध हिंदी वाले वहां पर केंद्र सरकार हिंदी भेज देती है, जो हिंदी अंग्रेजी दोनों समझते हैं वहां पर दोनों भाषाओं में, और जो हिंदी को नहीं समझते वहां पर अंग्रेजी भाषा में संदेश या वो सूचनाएं या सर्कुलर भेजे जाते हैं। तो राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर है। राजभाषा जिसमें राज्य का काम होता है, और राष्ट्रभाषा जो संविधान में स्वीकार राष्ट्रभाषा का पद दे दिया जाता है और जिसको किसी देश के अधिकांश लोग बोलते हैं। अब संपर्क भाषा, संपर्क की भाषा, जिस भाषा में लोग अपने विचारों का आदान प्रदान करें, ज्यादातर लोग करें, उसको संपर्क भाषा कहते हैं। जैसे भारत की संपर्क भाषा है हिंदी और विश्व की संपर्क भाषा है अंग्रेजी, क्योंकि विश्व के ज्यादातर देशों में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता है। मानक भाषा, शिक्षित लोगों द्वारा स्वीकृत। मानक भाषा क्या होता है? जैसे भाषा सतत बदलने वाली, सतत विकसित होने वाली चीज है। जैसे भाषा में शब्दों का बदलाव या नए नए शब्द जुड़ते रहते हैं और पुराने शब्दों का रूप बदलता रहता है।
तो शिक्षित लोगों द्वारा जिन शब्दों को भाषा में स्वीकार कर लिया जाता है उसको मानक भाषा कहा जाता है। शिक्षित लोगों द्वारा स्वीकृत भाषा, तो जब मानक भाषा होगी तो उसके साथ अमानक भी होगा। जैसे जो मान्य हो गया और जिसको लोगों ने मान्य नहीं किया, शिक्षित लोगों ने जिसको बता दिया कि ये भाषा में इसका प्रयोग उचित नहीं है, इसको हटा देना चाहिए। इस प्रकार के बहुत सारे शब्द हैं अपने हिंदी भाषा में जिनको अब धीरे धीरे अमान्य कर दिया गया है। जैसे आप देखिए, पहले धा लिखा जाता था इस प्रकार से, दा में आधा धा लगा दिया जाता था, लेकिन इसका रूप बदल गया, अब आधा दा और था इस प्रकार से लिखा जाता है। पहले छोटा आ का रूप इस प्रकार से था, ये हो गया है। पहले द्वा लिखा जाता था, अब दा और वा लिखा जाता है। पहले झा इस प्रकार से लिखा जाता था, लेकिन अब उसका रूप ये हो गया है, इस प्रकार से झा लिखा जाता है। दूसरा है अंत, ये रूप था पहले, अब इसको खत्म करके इस प्रकार अंत लिखा जाता है। संबंध, ये अब ये अमानक हो गया है, मान रूप ये है। इसी प्रकार नए नए, तो नए का जो ये रूप है ये अमान्य हो गया है, नए ये चल रहा है। और आई और आई दोनों एक है, लेकिन ये जो आई का रूप है ये अमान्य हो गया है। आई का यह रूप वर्तमान में मान्य है, मानक है। अब देखिए बोली, भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। अल्प विकसित रूप, एक भाषा जैसे हर क्षेत्र में उसी प्रकार नहीं बोली जाती, तो जो भाषा का क्षेत्रीय रूप होता है उसको बोली कहते हैं। बोली में कुछ रचनाएं मिलती हैं, लेकिन ज्यादातर बोली में रचनाएं नहीं मिलती हैं, जो मुख्य भाषाएं होती हैं उसी में रचनाएं मिलती हैं। हालांकि बोली का मतलब जैसे अवधी भाषा, ब्रज भाषा, ये सब बोली है। अवधी में भी साहित्य लिखा गया है, लेकिन इस प्रकार के साहित्य कम मिलते हैं। कुछ लोग हैं जिन्होंने इन भाषाओं में रचना की है। उपभाषा, बोली का बड़ा रूप। जब कोई किसी बोली का जब वो रूप बढ़ जाता है, उसका क्षेत्र विस्तृत हो जाता है, तब उसको उपभाषा कहा जाता है। उपभाषा में कुछ रचनाएं मिलती हैं, लेकिन इसमें भी रचनाएं ज्यादा नहीं मिलती। अगला है लिपि। लिपि का अर्थ होता है लिपना। जैसे हम अपने विचारों को किसी कागज पे लिखना शुरू कर दें, तो हमारे लिए लिपना क्या है? जैसे मान लो जिस लिपि को हम समझ पाते हैं वो तो हमारे लिए लिपि है, लेकिन अगर मान लो उस लिपि में कोई चीज लिखी गई है किसी पेज पर, जिस लिपि को हमें समझ नहीं है, तो हमारे लिए एक तरह से वो लिपना पोतना ही हो गया, क्योंकि हम उसको कुछ समझ ही नहीं पा रहे हैं। आप देखिए, जैसे मान लीजिए आपको हिंदी आती है, अब किसी ने तेलुगु में, तमिल में कोई बात लिख करके दे दी, तो आपको यही लगेगा किसी ने कागज से कुछ उस पर लीप दिया है हमारे लिए। इस प्रकार से जब मनुष्य अपने विचारों को कागज पर लीप देता है तो उसको लिपि कहते हैं। अपने हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी और अंग्रेजी की लिपि है रोमन। इसी प्रकार प्रत्येक भाषा की एक लिपि होती है। अगला है साहित्य। भाषा का संचित ज्ञान कोश, जिसमें किसी भी क्षेत्र का, किसी भी देश के लोग जिस भाषा में अपने ज्ञान को संचित कर देते हैं, वो उस देश का साहित्य कहा जाता है। वो उस देश का साहित्य कहा जाता है। साहित्य दो प्रकार का होता है, एक होता है गद्य साहित्य, दूसरा होता है पद्य साहित्य। गद्य साहित्य और पद्य साहित्य। गद्य साहित्य में क्या होता है कि गद्य साहित्य में निबंध, कहानी, उपन्यास, नाटक, ये सब गद्य में आते हैं। दूसरा होता है पद्य साहित्य, जब कोई मनुष्य अपनी बात को गेय के रूप में, ऐसे दोहा, छंद, अलंकार, दोहा, चौपाई, सोरठा, कुंडलिया, इस रूप में लिखता है, तब उसको कहते हैं पद्य। पद्य साहित्य चूंकि पद्य का महत्व है, पद्य वाली चीज किसी भी आदमी को जल्दी याद हो जाती है और गद्य वाली चीज याद नहीं होती है, इसलिए पद्य साहित्य का महत्व है, क्योंकि पद्य वाली चीज न समझते हुए भी आदमी याद कर लेता है। जैसे मान लो एक छोटा सा उदाहरण है, आपको एक कहानी बताई जाए कि एक बच्चा होता है जो कहता मैं यही विशेष प्रकार का खिलौना लूंगा, फिर वो माता से जिद करने लगता है, माता उसको समझाने लगती है कि इस प्रकार से काम करो, तो वो माता परेशान हो जाती है और वो बच्चा उस बात को नहीं मानता है। अब ये एक प्रकार की छोटी सी कथा हो गई, कहानी हो गई, लेकिन अगर इसी को पद्य में लिख दिया जाए तो आपको कितना अच्छा लगेगा सुनने में। जैसे देखिए, मैं तो वही खिलौना लूंगा, मचल गया दीना का लाल, खिल रहा था जिसको लेकर राजकुमार उछाल उछाल, व्यथित हो उठी माँ बेचारी, था स्वर्ण निर्मित वह तो, खेल इसी से लाल नहीं है राजा के घर भी यह तो।
आप देखिए जो कविता पद्य वाली बात थी उसको भले आपको समझ में नहीं आया, लेकिन सुनने में ही आपको अच्छा लगा, इसलिए पद्य साहित्य का भी बहुत ज्यादा महत्व है। इसके बाद है व्याकरण। व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा के शुद्ध रूप व प्रयोग का ज्ञान कराता है। व्याकरण के माध्यम से हम ये समझ पाते हैं कि क्या चीज हमको लिखनी है, किस चीज का हमें प्रयोग करना है, क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है। कभी कभी भाषा में किसी शब्द को लेकर के जब आपस में विवाद होता है तब इसी व्याकरण के आधार पर ही उसका निदान किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, आज आपको भाषा के बारे में बहुत सारी चीजें बता दी गई हैं। आप इसका एक बार पुनः अध्ययन कीजिए, इसको पुनः सुनिए। इसके आगे का वर्णमाला और वर्ण के बारे में आपको अगले वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद बच्चों।